हाँ जी, चलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फाइनली आज हम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो लैंडमार्क केसेस हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली जिसमें हम डील करेंगे कि जो भी हमारे पास में जो पहले आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, लेकिन अब हमारा बीएनएस है, तो बीएनएस से रिलेटेड जो भी हमारे पास लैंडमार्क केस लॉज हैं और एग्जाम के लिए जो जो उनमें से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करके चलेंगे। तो बेसिकली अप्रोच वही रहेगी जो हमने लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रोच रखी थी, ठीक है, कि एक केस लॉ को हम याद करेंगे एक वर्ड से या एक कॉन्सेप्ट से रिलेट करने का, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये केस लॉ किससे रिलेटेड है और हम एग्जाम में करेक्ट आंसर मार्क करके आ सकें। ठीक है जी। तो बेसिकली जहां पर अभी ये इंडियन पीनल कोड लिखा हुआ है, इट मींस बीएनएस। अब इसको मैं बीएनएस लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे जो सेक्शंस मिलेंगे हमें वो इंडियन पीनल कोड के मिलेंगे, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जितने भी ये पुराने केस लॉज हैं, ठीक है, उनमें जो आपको रेफरेंस मिलेगा वो आईपीसी के सेक्शन का ही मिलेगा, क्योंकि बीएनएस अभी आया है, ठीक है। तो उससे पहले जो भी सारा रेफरेंस है वो आईपीसी के सेक्शन में मिलेगा, लेकिन हम उसे टाइम टू टाइम देख करके चलेंगे कि अभी बीएनएस का प्रेजेंटली कौन सा सेक्शन उससे डील कर रहा है। ठीक है जी। चलिए, तो अब बेसिकली हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है क्वीन वर्सेस टॉल्सन। अच्छा, मेन चीज ये रहेगी कि हम यहाँ पर फैक्ट्स डिस्कस करके नहीं चलेंगे, ठीक है। हम सिंपल, क्योंकि फैक्ट्स वो हमारे से नॉर्मली नहीं पूछता है। फैक्ट्स कहाँ पे पूछेगा? फैक्ट्स वो आपसे पूछेगा इलस्ट्रेशंस बना करके, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस बना करके जब वो आपसे फैक्ट पूछेगा, वो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये जस्ट एक जो है हमारा रिवाइज है कि हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, या क्विकली हम जो केस लॉज है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट केस लॉज कौन से हैं, उन्हें कैसे याद रखेंगे, तो ये आपको जो है ध्यान आ जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि कंपटीशन में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं कहूं कि साहब मैं आपको 2 दिन में कोई ऐसी चीज बता दूंगा जिसके बेसिस पे आप कंपटीशन क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली थोरो स्टडी तो करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम पे ये हो सकता है कि लास्ट टाइम पे किन किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, सो दैट आप बाकी लोगों से बेहतर स्कोर कर सको, ठीक है। तो अब क्या आ जाता है क्वीन वर्सेस टॉल्सन। क्वीन वर्सेस टॉल्सन किस चीज से डील करता है? बेसिकली गिल्टी माइंड से डील करता है। गिल्टी माइंड मींस मेंस रेया, ठीक है। तो बेसिकली मेंस रेया के कॉन्सेप्ट से डील करता है। So it was held by the court as a general rule that there must be guilty mind before there can be a crime, but statute may make an act criminal whether there has been intention to break law or not, ठीक है। तो मतलब बिना मेंस रेया के भी अगर स्टैच्यूट चाहे तो किसी एक्ट को अपने आप में एक्ट को करना ही ऑफेंस बना सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ गिल्टी माइंड या मेलाफाइड इंटेंशन, ठीक है। तो अगेन दीज आर द स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो नॉर्मली इस केस ने क्या कहा कि भाई जो मेलाफाइड इंटेंशन है, मेंस रेया है, वो एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का, बट स्टैट्यूट अगर चाहे तो वो सर्टेन एक्ट को भी ऑफेंस बना सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड या मेंस रेया, ठीक है। तो बेसिकली क्वीन वर्सेस टॉल्सन डील करता है मेंस रेया से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। जस्ट अ सेकंड। Okay. तो यहां पर भी अगेन मेंस रेया के कॉन्सेप्ट से ही डील करता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एमएस जॉर्ज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन आपको अगर ब्रीफ में फैक्ट्स ध्यान हो इसके, यस वही वाला है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो अगेन कि जहां पर वो कुछ गोल्ड बार्स लेकर के ट्रैवल कर रहा था, मनीला से जूरज आई थिंक ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। इसके फैक्ट्स हैं, हालांकि हम फैक्ट्स में नहीं जाएंगे। तो अगेन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जॉर्ज भी मेंस रेया के कॉन्सेप्ट से डील करता है, और इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक। अगेन जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये किस चीज से डील करता है? ये डील करता है डेथ सेंटेंस से। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है प्रेजेंटली कि हमारे पास जब हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है, तो जिन भी ऑफेंसेस में मेंशन किया गया है कि भाई डेथ पेनल्टी वहां पर दी जा सकती है, हालांकि इस चीज को लेकर के इंडिया में अभी डिबेट है, ठीक है, कि डेथ सेंटेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसकी उसकी डिबेट में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा उसकी डिटेल डिबेट उस सब चीजों में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल बात यह है कि इस केस में क्या कहा गया, डेथ सेंटेंस से डील करता है, और कहा गया कि डेथ सेंटेंस जो दी जाएगी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप डेथ सेंटेंस, अब जैसे मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है कि आप डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जनरली डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 2005 का ये केस है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसकी पूरी साइटेशन नहीं लिखी है, आप खाली ईयर्स लिखे हैं। ईयर्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो पूरी साइटेशन हमें याद नहीं रहती, ठीक, बट कई बार वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह देता है। तो अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कोई 3-4 केसेस देगा, तो आपको ईयर से ध्यान रहेगा कि ये केस कौन से ईयर का है लगभग, ठीक है। तो इसलिए मैंने खाली ईयर यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक, उसके फर्दर डिटेल मैंने नहीं लिखी है, ठीक। तो एमडी मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली कि अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है वो सिंपल होगी या रिग्रेस होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है जी। अगेन केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
क्लास में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। और इसमें जो है हमने देखा था क्या, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, बड़ा फेमस केस है ये, एग्जैक्टली जूरी वाला जो था, ठीक है। जूरी का कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें डिस्कस किया था। देन जो हमारे पास में रुस्तम मूवी है, ठीक है, आई थिंक रुस्तम ही है जिसमें दैट पर्सन वाज इन नेवी, अक्षय कुमार आई थिंक, राइट, ठीक है। तो बेसिकली के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ एक्यूज्ड प्लीड्स एक्सेप्शन contained in IPC, presently BNS, then there is a presumption against him and burden to rebut that presumption is on him. अब इस बात का क्या मतलब हुआ, ठीक। अब देखो जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। और जनरल एक्सेप्शंस के कॉन्सेप्ट में हमने तब इस केस को डिस्कस भी किया था, ठीक। तो क्या कह रहा है कि अगर अक्यूज्ड किसी भी जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहता है, ही प्लीड्स जनरल एक्सेप्शन, ठीक। तो एक प्रिजम्पशन है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, ये माना जाएगा कि वो एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम, ठीक है, कि भाई वो ये प्रूव करे कि इस तरह का उसकी जो सिचुएशन है वो एक्सेप्शन के अंडर लाई कर रही है, ठीक। यहां पर अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक, वेदर दिस बर्डन इज बर्डन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक, क्या उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है ये, या ओनली प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी इज सफिशिएंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अगेन सर्च करना है, आई थिंक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में भी आपको कुछ ऐसा टास्क दिया था सर्च करने के लिए, किया किसी ने? अच्छा, चलो पता नहीं, मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दोनों में से हमें क्या चीज प्रूव करनी है, बेसिकली वेदर देयर मस्ट बी प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो आपको फाइंड आउट करना है, हालांकि इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है ये। अगेन उसका आंसर कहीं ना कहीं पर टीएन लक्ष्मैया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस है, ठीक है। क्या कह रहा है, द अक्यूज्ड हैज टू प्रूव दैट हिज केस फॉल्स विद इन जनरल एक्सेप्शन। अब बेसिकली सो द बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, अक्यूज्ड के ऊपर है, ये बात प्रूव करना कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन के अंडर फॉल कर रहा है। एंड अगेन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज नॉट सेम एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन को अपना केस कैसे प्रूव करना होता है, प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड को प्रूव करेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, और वो प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक हम किसी को ये साबित नहीं कर देंगे कि इसी ने ही ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो तब तक उस पर्सन को इनोसेंट माना जाएगा। पहली, अब ये देखो ये क्या है कि प्रैक्टिकली भी अगर आप देखो तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल लॉ के, जो आपको अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे बहुत हेल्प करेंगे। तो पहली चीज तो क्या कह रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आपने इनोसेंट मान लिया। दूसरी बात, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन प्रूव करे अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो यहां पर जो अक्यूज्ड ने जनरल एक्सेप्शन क्लेम किया है कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसे प्रोसिक्यूशन की तरह अपना जो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है उसमें उसको बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डिस्चार्ज नहीं करना है। इट इज सफिशिएंट दैट अक्यूज्ड मेक्स हिज केस इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन बाय स्टैंडर्ड ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे उसका आंसर हमें इस केस में मिल गया कि अक्यूज्ड को जब वो जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर रहा है तो उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, mere preponderance of probabilities is sufficient, ठीक है जी। तो बेसिकली यहां पर दिस इज आवर आंसर, ठीक। चलिए, अब अगेन इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, मैग्नॉटन्स रूल, ठीक है। तो इसमें हमने बस हमें ये याद रखना है ये किस चीज से डील करता है, इंसैनिटी से डील करता है, ठीक है। और इसके बाद हमने बहुत सारे टेस्ट भी डिस्कस किए थे, वो टेस्ट की लिस्ट मैंने आपको क्लास में बनवाई थी, ठीक है, कि वाइल्ड बीस्ट टेस्ट क्या था, इंसेंट इल्यूजन टेस्ट क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से बॉलर्स टेस्ट क्या था। तो अगेन ये पूरे टेस्ट की लिस्ट मैंने आपको बनवाई थी कि ये टेस्ट किस किस चीज से डील करते हैं। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि एग्जाम से पहले एक बार उसको गो थ्रू कर लो, बहुत चांसेस हैं कि उससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अगेन एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन and possess sufficient degree of reason
टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन कि कोई भी पर्सन सेन है, दिस इज द प्रिजम्पशन अंटिल एंड अनलेस इंसैनिटी इज प्रूव्ड। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किन किन चीजों से ये डील करता है। देन अगेन देयर इज अ केस ऑफ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के एन शाह। क्या कह रहा है? दिस डील्स विद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डील्स विद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगेन। तो क्या कह रहा है? नॉट एवरी फॉर्म ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वुड एग्जेम्प्ट वन फ्रॉम क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, सभी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब यहां पर बेसिकली क्या है? यहां पर डिफरेंशिएशन आता है हमारे पास में लीगल इंसैनिटी वर्सेस मेडिकल इंसैनिटी। अब एक चीज ऐसा हो सकता है, जो हो सकता है कि मेडिकल इंसैनिटी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, ठीक, बट लीगली वो यहां पर एक्सेप्शन नहीं है, उसको हम इंसैनिटी ट्रीट नहीं करते हैं। तो ओनली लीगल इंसैनिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट फॉर एक्सेप्शन अंडर दीज जनरल एक्सेप्शंस इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अगेन डायरेक्टर पीपी वर्सेस बियर्ड, ये केस हमने डिस्कस किया था, लैंडमार्क केस है। किस चीज से डील करता है? ये याद रखना है कि ड्रंकनेस से जो है डील करता है। ठीक, और जो इंटॉक्सिकेशन है बेसिकली, तो इंटॉक्सिकेशन, कौन सा इंटॉक्सिकेशन जो है यहाँ पर डिफेंस है? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। ठीक है, सो व्हेन इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस इज एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन अगेंस्ट हिज विल विदाउट हिज कंसेंट, देन ओनली इट इज एक्सेप्शन हियर, अदरवाइज इट इज नॉट एक्सेप्शन। ठीक है, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नो डिफेंस। ठीक, अगेन वसुदेव वर्सेस पेप्सू का केस, तो क्या कह रहा है? वी मस्ट एट्रीब्यूट टू द इंटॉक्सिकेटेड मैन। तो अगेन ये भी किस चीज से डील कर रहा है? इंटॉक्सिकेशन से। सो ये दोनों केसेस सेम चीज से डील कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन से। क्या कह रहा है? कि इंटॉक्सिकेशन मैन के पास में सेम नॉलेज होगी इफ ही वाज क्वाइट सोबर, जैसे एक नॉर्मल पर्सन के पास जो है जितनी नॉलेज है। ठीक, इस चीज को हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि एक प्रिजम्पशन है कि जो पर्सन इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है, ठीक, उसको यही माना जाएगा अगर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत है, एक पर्टिकुलर इंटेंशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो पर्सन इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है उसके पास सेम इंटेंशन है, और अगर उसने वो एक्ट किया है तो उसने वो सेम इंटेंशन से ही किया है जो एक नॉर्मल मैन कमिट करेगा। ठीक है, अगेन के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस कर चुके हैं। किस चीज से डील करता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक, मूवी के बारे में आप सब लोगों को पता ही है, तो मूवी से आपको ध्यान रहेगा कि उसमें क्या हुआ था। वी डोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस केस। ठीक है, अगेन देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, किस चीज से डील कर रहा है? आरओपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, स्पेसिफिकली ऑफ बॉडी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अगेन ये तो सेक्शन में ही हमारे पास लिखा हुआ है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट। ठीक है, तो जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइज होगी, तुरंत हमारे पास में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि देवनारायण का केस किससे डील करता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अगेन उसके बाद आ जाता है कॉन्स्पिरेसी, बिंबधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। क्या कह रहा है? कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा पर्सन दे शुड बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब हमने पढ़ा है कि भाई कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की, बिल्कुल ठीक बात है। कॉमन इंटेंशन के लिए, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली, 5, ठीक है। ठीक, तो अब अगेन जब हमने डिस्कस किया था, क्या कॉन्स्पिरेसी के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं सिंगल पर्सन को कन्विक्ट कर दूं? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, ठीक है। तो अगेन इन्वॉल्वमेंट 2 या 2 से ज्यादा लोगों का है, अगर किसी कॉन्स्पिरेसी में जो दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक, वो पकड़ा ही नहीं गया कभी, अज्ञात है, लेकिन ये है कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो अगेन कॉन्स्पिरेसी होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी में सिंगल पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर अगेन वो क्वेश्चन भी बना करके दे सकता है, ठीक, और ये केस लॉ भी है। ठीक है, so it is enough if the court is in a position to find कि 2 or more person were actually concerned in the conspiracy। ठीक है, अगर ये पता है कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, भले ही उसमें एक पकड़ा गया है, ठीक है, या एक पर्सन को भी कोर्ट उस सिचुएशन में कन्विक्ट कर सकती है। ठीक, स्टेट वर्सेस नवजोत संधू किस चीज से डील करता है? वेजिंग वॉर, सेक्शन 121 ऑफ प्रीवियस आईपीसी। अभी जो बीएनएस है उसका सेक्शन आप लोग बताएंगे क्या सेक्शन है? वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट। ओके, ठीक, तो क्या कह रहा है? The intention and purpose of the warlike operation directed against the government is sine qua non, it's basically essential। ठीक है, तो सिंपल बात ये है, नवजोत संधू का केस वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट से डील करता है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट, अब ये सब देखो लैंडमार्क केसेस हैं। ठीक है, हमारी मजबूरी है, लेटेस्ट केस लॉज, लेटेस्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, बट हमारी मजबूरी है कि लेटेस्ट के साथ साथ ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है,
सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी क्या कह रहा था ये? सेडिशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेडिशन डज नॉट वायलेट आर्टिकल 191A। 191A क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है जी। महबूब शाह वर्सेस एम्परर किस चीज से डील कर रहा है? कॉमन इंटेंशन। ठीक, सो कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? प्री अरेंज प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन ऑल पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप। ठीक है, और ये जो है कॉमन इंटेंशन ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही जो है एग्जिस्ट कर रही हो, इमीडिएटली भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, ये लैंडमार्क केस है, इंपॉर्टेंट केस है, डिस्कस किया था वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। कोर्ट ने क्या कहा कि इवन इफ अ पर्सन हु डज नॉट डू एनीथिंग बट इफ ही हैज कॉमन इंटेंशन, ये हमने डिस्कस किया था कि साहब कॉमन इंटेंशन है लेकिन उसने कुछ किया नहीं है, एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, इवन देन ही विल बी हेल्ड लायबल। ठीक, कोर्ट सेड दे आल्सो सर्व ओनली हु स्टैंड एंड वेट। ठीक है, तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस केस ये हमने डिस्कस किया था कि वो बाहर खड़ा होकर के बता रहा था ही विल आल्सो बी हेल्ड लायबल। ठीक है, बस बाहर मतलब वो इसलिए खड़ा हुआ था कि अगर कोई आएगा तो वो इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ही विल आल्सो बी हेल्ड लायबल, वो ये नहीं कह सकता कि इस एक्ट में मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बिकॉज ही शेयर्स कॉमन इंटेंशन। इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अगेन ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस भी किस चीज से डील कर रहा है? कॉमन इंटेंशन से, और कह रहा है कॉमन इंटेंशन कैन डेवलप ऑन द स्पॉट। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एक जो है पहले से कोई प्लानिंग हो, ऑन द स्पॉट भी हमारे पास में क्रिमिनल इंटेंशन डेवलप हो सकती है। ठीक है जी, याद रहेगा। अगेन यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है और ये केस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में इसने डिफरेंशिएशन बताया था, इतना ही याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मलकीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या कह रहा है? द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अटेम्प्ट और प्रिपरेशन इज वेदर द ओवर्ट एक्ट ऑलरेडी डन आर सच दैट इफ द ऑफेंडर चेंजेस हिज माइंड एंड डज नॉट प्रोसीड फर्दर इन इट्स प्रोग्रेस, द एक्ट ऑलरेडी डन वुड कंप्लीटली बी हार्मलेस। तो सिंपल बात क्या है? सिंपल बात यह है कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में इसने डिफरेंशिएट किया है, इतना ही याद रखना है। तो जहां पर भी अटेम्प्ट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, वहां हमें ध्यान रखना है कि मलकीत सिंह का केस उससे डील करता है। भी क्या कह रहा है? अगेन ये कह रहा है कॉमन इंटेंशन से डील कर रहा है कि कॉमन कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड जस्ट मिनट बिफोर द एक्चुअल एक्ट हैपेंस। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्री अरेंज प्लान या एक सफिशिएंट टाइम होना ही चाहिए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस इस केस को याद रख लेना कि कॉमन इंटेंशन से ये डील कर रहा है। अगेन ये किस चीज से डील कर रहा है? स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस किल्लू का केस है, ये किस चीज से डील कर रहा है? 2020 का केस है, सेक्शन 149 मतलब अनलॉफुल असेंबली से डील कर रहा है। अनलॉफुल असेंबली में क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, तो ऐसा जरूरी नहीं है उसको गिल्टी करने के लिए, उसे कन्विक्ट करने के लिए कि ये एस्टेब्लिश किया जाए कि ही हैज डन ए स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट। ठीक, मियर जो मेंबरशिप है अनलॉफुल असेंबली की, वो भी सफिशिएंट है और उसके लिए भी पर्सन वाइकेरियसली लायबल होगा कि जो दूसरों ने किया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज द रिपीटेशन ऑफ द लीगल प्रोविजंस जो सारे के सारे हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, बस खाली ये ध्यान रखना है ये किस चीज से डील कर रहा है? अनलॉफुल असेंबली से। ठीक है जी, याद रहेगी ये बात। लक्ष्मण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कह रहा है यूजिंग फोर्स इन राइटिंग need not be by all members of unlawful assembly. ठीक है, use of force even though it is of the slightest possible character by any one member of the assembly once established as unlawful constitutes writing। तो बेसिकली सिंपल बात कह रहा है, अगेन मोर और लेस उसी चीज का रिपीटेशन है, क्योंकि हमने राइटिंग में देखा था कि राइटिंग में क्या होता है कि व्हेन वायलेंस इज यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, दैट बिकम्स राइटिंग। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर्स ने फोर्स यूज की हो। ठीक है, इवन देन बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कुछ मेंबर्स ने फोर्स यूज की है, इवन देन दे विल बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर मेंबर्स। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है किस चीज से डील कर रहा है? राइटिंग से एंड अनलॉफुल असेंबली से ये केस डील कर रहा है। ठीक है जी। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लैंडमार्क केस था, सेक्शन 303 से डील करता था। 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। 303 में क्या था? सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी है ये। ठीक है, 303 ऑफ आईपीसी में क्या था कि इफ मर्डर इज कमिटेड बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी अंडरगोइंग लाइफ इंप्रिजनमेंट, है ना, तो उसमें मैंडेटरी डेथ पेनल्टी थी।
देन ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी लैंडमार्क केस है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि कॉलेज में एक स्टूडेंट को मैंने दिया ये इसके ऊपर केस लॉज दिए कि भाई आप इन केस के ऊपर आप जो है एक असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब वहां क्या होता है कि मैंने दिया ओम प्रकाश का केस, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और जो स्टूडेंट था उसने बना दिया प्रकाश सिंह के ऊपर। ठीक है, तो प्रकाश सिंह में बेसिकली क्या है, प्रकाश सिंह में जो डीजीपी अपॉइंट करने को लेकर के गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस लेट डाउन की गई है, जबकि यहाँ पर जो हमारा ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है ये किस चीज से डील करता है, मर्डर के कॉन्सेप्ट से डील करता है। ठीक है, सो अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस विद इंटेंशन टू कमिट मर्डर and in pursuance of such intention does any act towards in commission, he will be liable for attempt to murder। ठीक है, तो मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर के कॉन्सेप्ट से डील करता है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो याद रहेगा। और प्रकाश सिंह हमारा जो है, जो डीजीपी के अपॉइंट करने को लेकर के गाइडलाइंस है कि मिनिमम 2 साल का टेन्योर उनका होना चाहिए, उससे डील करता है। अब अगेन स्टैलिन वर्सेस स्टेट 2020 का केस है। क्या कह रहा है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट इन केस ऑफ सिंगल इंजरी, कि अगर किसी पर्सन को सिंगल इंजरी कॉज हुई है तो आप उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हर एक फैक्ट सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल इंजरी के केस में हम किसी पर्सन को 302 के लिए लायबल नहीं कर सकते, मतलब मर्डर के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब्दुल अंसर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023 का केस है। क्या कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ इंटेंशन and knowledge as contemplated by section 299, ठीक है, the offense of attempt to commit culpable homicide not amounting to murder cannot be made out। तो बेसिकली अगर हमने 299 में क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड, और कल्पेबल होमिसाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, with intention of causing death, intention of causing bodily injury which is likely to cause death, और with the knowledge that act is likely to cause death। ठीक है, तो वहां पर तीन चीजें होनी चाहिए, या तो इंटेंशन हो, ठीक, या फिर नॉलेज हो। मतलब तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, उन तीन में से दो इंटेंशन से डील करते हैं, एक नॉलेज से डील करता है। तो क्या कह रहा है कि अगर इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही नहीं है, ठीक है, दे आर एबसेंट, तो पर्सन अटेम्प्ट के लिए भी लायबल नहीं हो सकता, क्योंकि अटेम्प्ट में और एक्चुअल कमीशन में डिफरेंस क्या है कि पर्सन ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर दिए, ठीक, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्या हुआ है कि उसका जो डिजायर्ड आउटकम है वो नहीं आया, ठीक, दैट बिकम्स अटेम्प्ट। और अगर डिजायर्ड आउटकम आ गया है देन इट बिकम्स कमीशन। ठीक है, तो अगर इंटेंशन या नॉलेज ही नहीं है तो इट मींस एसेंशियल एलिमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कल्पेबल होमिसाइड इज मिसिंग, इसलिए यहां पर क्या होगा, आप उसको अटेम्प्ट के लिए भी लायबल नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल बात क्या है कि ये किस चीज से डील कर रहा है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर से। ठीक है, अब जो अगला केस है, ये किस चीज से डील करता है, सिंपल बात, नेग्लिजेंस से डील करता है। इतना हमें याद रखना है, इससे फालतू कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद मुस्तफा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये किस चीज से डील कर रहा है, डाउरी डेथ से डील कर रहा है। और डाउरी डेथ में, ठीक, डाउरी डेथ का जो आईपीसी में जो था सेक्शन 304 बी, ठीक है, और प्रेजेंटली जो बीएनएस में सेक्शन है, बीएनएस में कौन सा है, हाँ जी बताओ, डाउरी डेथ का बीएनएस में सेक्शन बताओ। ठीक है, तो बेसिकली अब वहां पर अगेन एज इट इज कॉपी पेस्ट है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या ही किया, बट ठीक है, जो भी कुछ इन्होंने बनाया आईपीसी का नया बीएनएस। ठीक है, तो बेसिकली वहां पर क्या है कि सून बिफोर हर डेथ, ये जो टर्म है, ठीक है, अगेन दिस इज वेरी वेग टर्म, जो कि कहीं पर भी एक्सप्रेसली डिफाइंड नहीं है कि सून बिफोर हर डेथ का मतलब क्या है। ठीक है, अब वहां लिखा हुआ है कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट इन डिमांड फॉर डाउरी बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो ये सून बिफोर हर डेथ कितना सून, ठीक, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डाउरी डेथ से रिलेटेड सून बिफोर हर डेथ को, ठीक है, इंटरप्रेट किया है। तो सिंपल हमें याद रखना है कि ये केस डाउरी डेथ से डील करता है, और डाउरी डेथ में भी सून बिफोर हर डेथ से, बस इतनी बात याद रखनी है। नहीं, प्रैक्टिकल बात ऐसा नहीं है, देखो इन केसेस की जरूरत पड़ती है। अब आपके पास में प्रैक्टिकली कोई डाउरी डेथ का केस आया, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली विल नीड टू रीड दिस केस कि यार सून बिफोर डेथ को क्या इंटरप्रेट किया, इस केस के फैक्ट्स क्या थे, ठीक है, एंड देन हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है, हम उसको अप्लाई करेंगे फिर कि हमारे जो केस के फैक्ट्स हैं उससे जो ये बेसिकली डिसाइडेड केस है वो कैसे रिलेट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या क्या इंटरप्रिटेशन दिया, वहां से क्या क्या चीजें हमारे फेवर में है। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम के लिए, मतलब ये हमारी लिमिटेशन है कि जब हम एग्जाम पे फोकस करते हैं तो हम खाली उतना ही काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में। अब ये बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन लगभग ऐसी है कि जैसे एक गोताखोर है, वो समुद्र में जा रहा है, और समुद्र में जा करके वो उसके अंदर, समुद्र के अंदर डाइव लगाता है, वहां से मोती ढूंढ करके लाना है उसको। ठीक है, तो अब क्या है, उसके पास ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जा रहा है,
वो सांस लेगा, उसके बाद उसमें डाइव लगाएगा, थोड़े नीचे तक जाएगा, वहां से मोती लेकर के आ जाएगा। ठीक, अब अगर उसने, उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट तक कई बार ऐसा भी हो सकता है वो नीचे गया, जहां पर मोती है वहां तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, और अल्टीमेटली वो वहां से बीच में से ही वापस आ गया। अगर उसने लालच किया उस गहराई तक जाने का, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो है वहीं के वहीं डूब जाए अंदर। तो आपको भी ये बैलेंस मेंटेन करना है जब आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप लगभग उस गोताखोर की तरह हैं जिसको मोती भी निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि उतनी गहराई में न चले जाओ कि वहीं के वहीं डूब करके रह जाओ, ठीक है। तो अगेन आपको केस लॉज, जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, उसमें इंटरेस्ट भी आता है, क्यूरियोसिटी भी बनती है, ठीक है। बट अगेन क्यूरियोसिटी जो आपकी शांत करने के लिए है वो है आपके कॉलेजेस, वो है आपकी रिसर्च, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी आपकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं करेगी, क्यूरियोसिटी बना देगी क्योंकि आप ठीक से पढ़ रहे हो। बट कंपटीशन में उतनी गहराई में नहीं जाना कि पता लगा आप वहां पर डूब गए, एक चीज के तो आप एक्सपर्ट बन गए बट बाकी चीजें आप भूल गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो याद रखना है कि आप एक गोताखोर हो। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। वो जैसे एक मूवी का डायलॉग है, क्या कहता है कि मौत को टक से छू करके वापस आ गया, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट को टक से छू करके वापस आ जाना है कि हाँ पता है, बट उसकी गहराई में जाकर के डूबना नहीं है, ठीक है। अगेन बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2008 का केस है, ये भी किस चीज से डील कर रहा है, सून बिफोर हर डेथ से ही डील कर रहा है। और क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन सून बिफोर हर डेथ यूज्ड इन सब्सटेंटिव 304 आईपीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंटली बीएनएस का सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेक्शन 113 बी ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है। 113 बी में क्या था, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ डाउरी डेथ, ठीक है, is present with the idea of proximity test. No definite period has been indicated and the expression soon before is not defined. अगेन वेग चीज है, वो चीज हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था जब डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि सून बिफोर हर डेथ कहीं पर डिफाइंड नहीं है। गुरमीत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी किस चीज से डील कर रहा है, सून बिफोर मतलब डाउरी डेथ के कॉन्सेप्ट से ही डील कर रहा है, ठीक है जी। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्या कह रहा है कि जैसे ही जो भी असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं डाउरी डेथ के, ठीक, वो जैसे ही एस्टेब्लिश प्रोसिक्यूशन उसको एस्टेब्लिश कर देगा, तुरंत जो प्रिजम्पशन है 113 बी की, जो कि पहले आई इंडियन एविडेंस एक्ट में था, ठीक है, अभी अपने पास में बीएसए में है, ठीक। तो जो बीएसए के अंडर ये जो प्रिजम्पशन है, ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ऑपरेटिव हो जाएगी एक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो प्रिजम्पशन कब ऑपरेटिव होगी, प्रिजम्पशन तब ऑपरेटिव होगी जैसे ही जो है जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं डाउरी डेथ के वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन की क्या ड्यूटी होगी इसमें, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होगी कि भाई वो जो है असेंशियल इंग्रेडिएंट्स एस्टेब्लिश कर दे। वंस ऑल दोज असेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर एस्टेब्लिश्ड, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा अक्यूज्ड के ऊपर कि नाउ वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे, ठीक है। तो अगेन ये चार केसेस थे जो किससे डील कर रहे हैं, डाउरी डेथ से डील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या कह रहा है, सेक्शन 309 वायलेट्स आर्टिकल 21। 309 क्या था, 309 आईपीसी था अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है जी। ये अकेला ऐसा एक्ट है, ठीक, जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है बट एक्चुअल कमीशन पनिशेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पर इसको कोई एक्ट को अटेम्प्ट कर रहा था, अब तो हालांकि अटेम्प्ट भी पनिशेबल नहीं है, जो बीएनएस है उसने हटा दिया इसको, ठीक। तो अब ये केस बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रह जाता, बट स्टिल क्योंकि ये उस टाइम पर लैंडमार्क केस था जब आईपीसी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अब ये प्रोविजन जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड का हट गया है, तो इसलिए ये उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। हाँ तो नहीं भाई, एक बात बताओ, अगर अगर वो पर्सन ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर एक्चुअल कमीशन हो गया, एक्चुअल कमीशन ऑफ दिस एक्ट का क्या मतलब है कि सुसाइड कमिट हो गया, तो अगर सुसाइड कमिट हो गया है, वो पर्सन एक्चुअली बचा ही नहीं है, ठीक है, तो किसको पनिशमेंट दोगे, लेकिन अटेम्प्ट में पनिशमेंट का प्रोविजन था। अब वो बात वो नहीं है, बात ये है कि उसको लेकर के फिर डिबेट है, ठीक है, कि भाई वो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है, वो सारी चीजें हैं, वो बात ठीक है, उस डिबेट में अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आर्टिकल 21 जब हम डिस्कस कर रहे थे राइट टू लाइफ, वहां पर भी हमने डिस्कस किया, तो क्या कहा था, सेक्शन 309 इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 एंड राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। इससे पहले हमने एक और केस भी डिस्कस किया था जिसमें कहा गया था राइट टू डाई इंक्लूड्स, सॉरी, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई आल्सो, बट दैट वाज ओवर रूल्ड बाय दिस केस श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अगेन काशीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 113 ए ऑफ एविडेंस एक्ट से डील कर रहा था।
इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस है, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? रीड डाउन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375. द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स with wife below the age of 18 years constitute rape. ठीक है, therefore after the decision of Supreme Court in case of 15 years the exception 2 of section this shall be read as 18 years. ठीक है, अब हालांकि इसकी रेलिवेंस नहीं रही है क्योंकि ऑलरेडी इसको 18 इयर्स कर दिया गया है बीएनएस में। ठीक है, पहले 15 इयर्स था तो अब 15 इयर्स को बढ़ा करके 18 इयर्स कर दिया है कि 18 इयर्स से कम अगर कोई पर्सन शादी कर लेता है और वो अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है देन ऑल्सो इट अमाउंट्स टू रेप। ये केस हम डिस्कस कर ही चुके हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 377 को पार्शियली डीक्रिमिनलाइज किया गया था, पूरा डीक्रिमिनलाइज नहीं किया था। इसको लेकर के यहाँ मुझे ध्यान आ गया कि मैंने आपको क्या टास्क दिया था। बेसिकली इसको लेकर के मैंने एक टास्क आपको दिया था कि अगर कोई पर्सन अबव 18 ईयर्स है, ठीक, कोई पर्सन अबव 18 ईयर्स है, उसके साथ में अगर कोई फोर्सफुल तरीके से, ठीक है, सेक्शन 377 के अंदर की होमोसेक्सुअलिटी वाले रिलेशंस बनाता है, ठीक, फोर्सफुल तरीके से, तो उस पर्सन, वो पर्सन जिस पर्सन ने फोर्सफुल तरीके से रिलेशन बनाए हैं, ठीक है, उसको कौन से सेक्शन के अंदर कन्विक्ट करा सकते हैं या किया जा सकता है। इसको ऐसे समझो कि भाई कोई एक पर्सन ए है, ठीक, ए इज अबव 18 इयर्स ऑफ एज और बी ने फोर्सफुल तरीके से, ए इज आल्सो मैन, बी इज आल्सो मैन, ठीक है, तो बेसिकली एक मैन ने दूसरे के साथ में, बोथ आर अडल्ट, ठीक, और एक मैन ने दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए अगेंस्ट द विल ऑफ वन पर्सन, ठीक है, ए की विल के अगेंस्ट। तो अब कौन सा ऑफेंस बनेगा, किस सेक्शन के अंडर बीएनएस के ऑफेंस बनेगा, ये आप लोगों को ढूंढ करके मुझे बताना था। ठीक है, 2018 का केस है, क्या कह रहा है? इफ द प्रॉमिस टू मैरी wasn't made with sole intention to seduce women to indulge in sex, it does not amount to rape. ठीक है, नाउ स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, दिस इज द केस लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वेदर अ वुमेन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, या मतलब हैबिचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज रहती है एक वुमेन, इज इररेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 375 मतलब रेप आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, अगेन बेसिकली क्या है कि अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज, दो प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट लीगल इन इंडिया, ठीक है, बट वी ऑल नो कि भाई जो है प्रोस्टिट्यूशन कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करता है, ठीक, भले ही लीगलाइज नहीं है, हमने उनको लीगल राइट्स नहीं दिए, ठीक है। अभी फिर वही बात है, देखो कि लीगल राइट्स मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, या लीगलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों चीजें हैं, ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज कि अभी इंडिया में लीगल नहीं है, बट वी ऑल नो कि जो प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। नाउ अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पर्सन ने किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ फोर्सफुल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, देन वेदर इट अमाउंट्स टू रेप। तो अगेन यस, ठीक है, वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा अगर उसकी बिना कंसेंट के हो रहा है। इट इज इमेटीरियल कि भाई वो जो लेडी प्रोस्टिट्यूशन के जो एक्ट है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, इट इज इमेटीरियल कि भाई शी हैबिचुअली एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो अ पर्सन केम एंड फोर्सफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट लेडी, ठीक है, तो इट अमाउंट्स टू रेप। ऐसा नहीं है कि भाई वो ये कह देगा कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है इसलिए इसका रेप कमिट नहीं हो सकता, ठीक। अगेन हाँ राइट, वो जो मूवी थी क्या नाम था मूवी का जिसमें नो मीन्स नो, ठीक है, तो नो मीन्स नो इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सच वुमेन हु आर हैबिचुअली इंडल्ज इन द सेक्सुअल एक्ट्स, ठीक है। उसको अगेन बात वही है ना, उसको लीगलाइज करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मोरालिटी है, सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं, आपका सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं और उसकी डिबेट में हम किसी दिन आराम से क्लास में इस चीज के ऊपर डिबेट करेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं कर सकते। मतलब बात वो है, मैं तो कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, आप लोगों को एग्जाम देना है, तो यू कांट अफोर्ड राइट नाउ। लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो हमारे पास में टू फिंगर टेस्ट था, ठीक है, तो टू फिंगर टेस्ट इज बेसिकली अर्लियर इट वाज अ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द दैट वेदर रेप हैज बीन कमिटेड और नॉट, ठीक, सो दिस वाज द टू फिंगर टेस्ट which was earlier conducted, ठीक है, बट इन द केस ऑफ दिस लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये कहा गया कि इट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, ठीक, और ये कहा गया कि यू आर अगेन ट्रॉमेटाइजिंग द विक्टिम, ठीक है, तो बेसिकली एक तो पहले से ही उस विक्टिम के साथ में रेप जैसा हीनियस ऑफेंस कमिट हुआ है अगेंस्ट हर विल,
ठीक है, एंड देन अगेन यू आर कंडक्टिंग टू फिंगर टेस्ट, जिसकी वजह से यू आर फर्दर ट्रॉमेटाइजिंग दैट विक्टिम। ठीक, तो द पर्पज ऑफ द criminal procedure, whole criminal procedure is not to traumatize victim, okay, so we can't conduct such kind of test। तो टू फिंगर टेस्ट जो है उसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये कहा गया कि टू फिंगर टेस्ट एंड इट्स इंटरप्रिटेशन वायलेट्स द राइट ऑफ रेप सर्वाइवर टू प्राइवेसी, फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। ठीक है, एंड इट्स पर्पस इज नॉट टू री-ट्रॉमेटाइज देम। आर एस नायक, आर अंतुले, सिंपल बात याद रखनी है, हालांकि दिस केस इज लैंडमार्क केस लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट अगेन इट डील्स विद द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन दैट इट आल्सो इंक्लूड्स फियर और थ्रेट। ठीक है, देन आर के दालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक वी हैव रीड दिस केस अर्लियर। किस चीज से डील कर रहा है? ये डील कर रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, जहां पर अगर आपने अपने पार्टनर को, सपोज 2 पर्सन है या 3 पर्सन है, वो पार्टनरशिप में आए और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म की एक प्रॉपर्टी है, एक किसी पर्सन को उसको दे दिया गया है उन पार्टनर्स में से, और उसने जो है क्रिमिनली उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लिया है, तो पार्टनर्स आर आल्सो हेल्ड लायबल, दैट पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यही बात इसमें कही गई है। अगेन सतीश चंद्र रतन लाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, क्या कहा गया है कि इनेबिलिटी ऑफ पर्सन टू रिटर्न द लोन अमाउंट कैन नॉट गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर चीटिंग। तो ये केस किस चीज से डील कर रहा है? चीटिंग से, कि अनलेस फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज शोन राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने अगर लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो आप कल को क्या करो, उसको चीटिंग के लिए लायबल कर दो, ठीक है, कि ही हैज कमिटेड चीटिंग, अंटिल एंड अनलेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप ये ना प्रूव कर पाओ कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही इस पर्सन की जो इंटेंशन थी वो फ्रॉड कमिट करने की थी। ठीक है, ओनली देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग, बट अदरवाइज अगर नॉर्मल किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से वो पर्सन लोन रीपे नहीं कर पा रहा है तो यू कैन नॉट हेल्ड हिम लायबल अंडर क्रिमिनल लॉज। ठीक है, सुखबीर सिंह बादल वर्सेस बलवंत सिंह खेरा बट, तो बेसिकली सिंपल बात क्या है कि ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी से डील कर रहा है ये। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कोई ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है। जोसेफ स्टाइन का केस हमें पता ही है, अडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अभी हट चुका है ये। बाकी जो केस लॉज है उनमें कुछ ऐसा समझाने वाला बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, एक केस है, इसको हम देख लेते हैं, क्वीन वर्सेस कॉलिंस। तो क्वीन वर्सेस कॉलिंस क्या कह रहा है कि इट वाज लेड डाउन इफ अ मैन अटेम्प्टेड टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट ही वुड नॉट बी लायबल। ठीक है, एंड दीज वर द केसेस व्हिच आर आल्सो डिसाइडेड ऑन द सिमिलर लाइंस। ठीक, तो बेसिकली ये किस चीज से डील कर रहे हैं? ये दोनों केसेस जो हमारे पास हैं ये किस चीज से डील करते हैं? अटेम्प्ट से। ठीक है, तो इन दिस केस, दिस इज अनदर केस, ए गेव सर्टेन पिल्स फॉर कॉजिंग अबॉर्शन, इट वाज फाउंड दैट पिल्स वर inefficient। ठीक है, it was held since person was not on the job, he is not liable for attempt, since this case has been overruled in R versus Spicer। ठीक है, तो बेसिकली यहां से हमें केस लॉज याद रखने हैं कि भाई ये जो है किस चीज से डील कर रहा है? अटेम्प्ट से डील कर रहा है। हालांकि इन सारे केसेस को जब हमने अटेम्प्ट का टॉपिक डिस्कस किया था तो बहुत डिटेल में हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगेन ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे भी जो केस लॉज हैं जस्ट उसको अगर आप पढ़ेंगे सिंगल लाइन में तो आपको बस ध्यान आ जाएगा कि ये केस लॉज किससे डील कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा समझाने का इसमें नहीं है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं।